Hello everyone and welcome again in Pratap classes. Today we are going to study about the third chapter of your moment book of class 9th, that is Iswaran the Storyteller by R.K. Lakshman. In this chapter we shall study how Iswaran tells various anecdotes to Mahendra. So without wasting the time, let's study about it. Iswaran the Storyteller. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. एक रात महेंद्र अपने नींद से अचानक जग गया और वहां पे अंधेरे रात में काला छाया देखा। यानी कि एक रात महेंद्र अचानक से नींद से जगा और खिड़की से बाहर अंधेरे में काली परछाई देखी। He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? वह उस परछाई को देखते ही तुरंत पसीने से लथपथ हो गया। क्या वह भूत प्रेत था या नहीं, इसी चीज को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. यह कहानी जो कि गणेश को सुनाई जा रही है एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम महेंद्र है। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various type of construction site, factories, bridges, dams and so on. वो एक जूनियर सुपरवाइजर है यानी कि निरीक्षक है और इसका काम है अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर उन कार्यों को निरीक्षण करना जो कि वहां पे हो रहा है। जैसे में कोई फैक्ट्री बन रहा है, चाहे वो ब्रिज बन रहा है, चाहे वो डैम बन रहा है, वहां पर जाकर इस निरीक्षण का काम था कि वहां जाकर वो निरीक्षण करें। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. उसका काम था यानी कि वो एक निरीक्षक था और अपने हेड ऑफिस के ऑर्डर के अनुसार वो अलग अलग जगह पे जाकर उन कार्यों का निरीक्षण किया करता था, चाहे वो किसी कोल माइनिंग का हो, चाहे वो रेलवे लाइन का हो, और ऐसे ही क्रम में उसको एक जगह और जाना पड़ता है जहां पे केमिकल प्लांट बनाया जा रहा था। He was a bachelor, वह कुंवारा था। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. अब देखो वो एक कुंवारा लड़का था और कुंवारा होने की वजह से वो किसी भी अवस्था में अपने आप को ढाल लेता था। यानी कि कहा जाता है एज द कंट्री इज सेम शुड बी द गेज, यानी कि जैसा देश वैसा भेष। कुंवारा होने के साथ साथ इसको उस कार्य के लिए जैसी भी स्थिति मिलती हो उसी स्थिति में वो अपना गुजारा कर लेता था, चाहे वो अलग अलग प्रकार के ऐसे स्थान हो जहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो भी लग्जरी सुविधाएं होती हैं वो ना होने के बावजूद भी ये वहां पे समय काट लिया करता था। चाहे वो एक प्रकार का कह सकते हैं कि काम चलाऊ टेंट हो, वो टेंट अलग अलग प्रकार के पत्थरों के बीच हो, किसी सड़क के किनारे हो, उन जगहों पर रहकर भी ये अपना समय काट लिया करता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन उसके साथ एक सहायक था और वो उसका कुक था जिसका नाम ईश्वरन है। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयरएवर ही वाज पोस्टेड। वो जो कुक था वो महेंद्र से जुड़ा हुआ था और जहां कहीं भी महेंद्र का पोस्टिंग होता था वो उसके साथ जाया करता था बिना किसी शिकवा शिकायत के। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. He could web out endless story and anecdotes on varied subject. उसका काम था महेंद्र के लिए खाना बनाना, उसके कपड़े धोना और तमाम अलग अलग प्रकार के घरेलू काम को करना। साथ ही साथ वो काम करने के बाद वो महेंद्र के साथ बैठकर लंबी चौड़ी बातें किया करता था। उस बातों में अलग अलग प्रकार के वो कहानियां किस्से सुनाता था जो कि भूत प्रेत या फिर अलग अलग प्रकार के साहसिक कार्यों से संबंधित थी। Iswaran, who had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shop visible for meals,
he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc seat shelter at the new workplace. अब देखो, ईश्वरन के अंदर हमने देखा कि कैसे ईश्वरन अलग अलग प्रकार के किस्से कहानियां सुनाया करता था। ईश्वरन के पास एक अलग सी गुण भी था, अलग एक योग्यता भी था। वो योग्यता ये था कि जिस जगह पे वो थे और रहते थे, अलग अलग प्रकार की जब पोस्टिंग हुआ करती थी, तब उन जगहों पे दूर दूर तक किसी भी दुकान का नामो निशान नहीं था। फिर भी ये अलग अलग प्रकार के सब्जियों का व्यवस्था करके, अलग अलग प्रकार के तत्वों को, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करके महेंद्र के घर आने से पहले वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी चीजों का प्रबंध पहले ही कर दिया करता था। और ये उसके अंदर एक सकारात्मक गुण और कह सकते हैं कि उसके अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी थी। अब सोचो, जिस जगह पे कोई भी शॉप ना हो और वहां पे ये सब्जियों को उत्पन्न करके उनके भोजन का प्रबंध कर दिया करता था। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. महेंद्र का काम ये था कि वो सुबह जल्दी जग के ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम को चला जाया करता था। और जब वो अपने काम पे जाता था तो उस समय अपने लिए कुछ भोजन भी ले जाया करता था। वो किसके द्वारा बनाया जाता था? तो वो बनाने वाले जो थे वो थे ईश्वरन। उसके बाद ईश्वरन का काम क्या था? उसके बाद ईश्वरन का काम ये था कि वो अपने जगह जहाँ पे वो है उस जगह की सफाई करे, जो भी वहां पे क्लॉथ्स वगैरह हैं उनको वॉश करे, धोए, और फिर आराम से जाकर ये कई बाल्टी पानी का प्रयोग करके आराम से नहाया करता था। नहाते टाइम ये अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण भी करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और ये सारे काम करते करते लंच का समय हो जाता था। After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative description and narrative flourishes would hold Iswaran enthralled. उसके बाद लंच करने के बाद और लंच के टाइम होने के बाद ये तब तक पढ़ता था जब तक कि इसको नींद ना आए, यानी झप्पी आने से पहले ये किसी किताब को लेकर वहां पढ़ता था। वो किताब जो था वो किताब तमिल भाषा में था, यानी कि तमिल पुस्तक होती थी जिसके अंदर सैकड़ों पेज होते, सैकड़ों पन्ने हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं वो जितनी कहानियां सुनाता था, जिस हिसाब से वो सरप्राइज मूड में सुनाता था, जिस हिसाब से वो एक्शन करके सुनाता था, ये सारे चीजों का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं किताबों को पढ़कर उसके अंदर आता था। His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read. मैंने अभी बताया कि उसके जो बात करने का तरीका, उसके जो सुनाने का वे था, ये सब कुछ प्रभावित होता था। और वो किस बुक से? वही तमिल बुक से जिसको ये पढ़ा करता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and the surprise ending into the account. जब कभी भी वो किसी घटना के बारे में महेंद्र को बताता था, उस समय वो घटना बताते समय बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करता था। साथ ही साथ उसका जो अंत होता था वो काफी सरप्राइजिंग होता था, काफी सस्पेंस से भरा हुआ होता था। For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I come closer, I saw that it was a fallen tree. With its dry branches spread out, Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Iswaran's tales uncritically. उसका काम क्या था कि जब वो किसी बात को कहेगा तो काफी बढ़ा चढ़ा कहेगा, तिल का ताल बनाएगा, बात का वतंगर बनाएगा। अब देखो, ये एक एक्सीडेंट के बारे में बता रहा है, इंसिडेंट के बारे में। वो क्या है? वो घटना ये है कि ये बात बोलने के बजाय कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा था, उस रास्ते पे बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, ऐसे बोलने के बजाय वो अपने भावों को चढ़ाते हुए, अपने आंखों को बड़ा करते हुए, काफी ज्यादा शॉकिंग वे में वो
कहता है कि एक समय मैं रास्ते से गुजर रहा था, वो रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था, और उस रास्ते पे जब मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल काय में एक वस्तु जो कि रास्ते के बीच पड़ी हुई थी, और वो एक विशाल जानवर की तरह लग रहा था। और उसको देखते ही मैंने तय किया कि मैं वहां से वापस लौट जाऊं, लेकिन जब मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, एक एक कदम करते हुए जब मैं उसके पास पहुंचा, तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि बड़ा सा पेड़ वहां पे गिरा हुआ है, उसकी सूखी टहनियां यहाँ वहां फैली हुई हैं, और इस अंदाज में वो अपनी कहानी को सुनाया करता था। अब जो महेंद्र थे वो भी आराम से उसकी कहानी को किसी कैनवस चेयर पे बैठ के, स्ट्रेच होके, बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी तर्क के, वो आराम से उस कहानी को सुना करते थे। The place I come from is famous for timber, ईश्वरन वुडबैगिन। ईश्वरन अभी भी चुप नहीं हुए हैं, वो कहते हैं कि जिस जगह से मैं आया वह स्थान लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अब क्यों भाई? There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled on to the lorries by elephant. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahout is not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. वो कहते हैं कि जिस रास्ते से मैं गुजरा वह रास्ता लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे जंगल हैं। उन लकड़ियों को काट कर हाथी का सहारा लेके, वो हाथी जो बहुत ही हस्तपुष्ट है, जो काफी विशाल काय में है, उनका सहारा लेके बड़े बड़े लकड़ियों के सील को लॉरी, यानी कि जिसे हम ट्रक लॉरीज कहते हैं, उस पे लादा जाता है। और ऐसा बोलते बोलते वो इसी प्रस्तावना के साथ अपने लंच की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो लंच के कगार पे हैं, लंच करने के टाइम पे हैं, लेकिन ये उसी में अपना एक एलिफेंट स्टोरी जो है उसको ऐड कर देते हैं। वन डे और माहौत फिर से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब वो बड़े विशाल काय में जो हाथी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अगर वो किसी बात को नहीं सुनता है, वो थोड़ा सनक जाता है, तो उस कंडीशन में माहौत कौन होते हैं? जैसे कि गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर, वैसे ही माहौत जो होते हैं वो हाथी के ऊपर बैठ के हाथी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बहुत ज्यादा अनुभवी माहौत जो होते हैं वो भी हाथी को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। One day, Etrusker escaped from the timber yard and began to roam about, stepping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad एलिफेंट। अब क्या होता है? अचानक बात करते करते वो कहते हैं एक दिन तो ऐसा आया जब एक बड़ा सा विशाल हाथी गोदाम से बाहर निकला और यहाँ वहां दौड़ते हुए, झाड़ियों को रौंदते हुए, जंगलों के रेंगने वाले जानवरों को मारते हुए, चारों तरफ तबाही करते हुए, जब वो शाखाओं को उखाड़ते हुए आगे बढ़ता है तो उस कंडीशन में वो क्या बोलता है? वो कहता है कि सर आपको पता है जब कोई हाथी मिसबिहेव करना, यानी कि वहां पे जब हाथी कोई पागल हो जाता है और जिस तरीके से वो तबाही करने लगता है तो कितना भयानक दिखता है। और ऐसे बोलते बोलते वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और खड़ा होने के साथ साथ इस तरीके से रिएक्शन करता है जैसे कि फर्श पे जंप करना, कूदना, जैसे कि वही हाथी से लड़ रहा हो। इतने सारे कूद फान करके बिल्कुल फिल्मी शो की तरह वो सारी चीजों को वहां पे बताना शुरू करते हैं। The elephant reached the outer skirt of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. अभी भी चुप नहीं हुए ईश्वरन। वो कहते हैं कि वो हाथी ऐसे ही तबाही करते हुए वहां से बाहर निकला और शहर में पहुंच गया। शहर में जब वो पहुंचा तो बड़े बड़े जो फेंसेज यानी घेरे जो होते हैं, खंबे से घेरे हुए जो चीजें होती हैं, उन सारे डालियों को, उन सारे सामान जो को कह सकते हैं सामान को, उन सारे वस्तुओं को माचिस की तिल्ली की तरह रौंदते हुए आगे बढ़ती है। ऐसा कहते हुए ये भी अपना कहानी सुनाते रहते हैं। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruit, mud pot and clothes. People ran helter-skelter in panic. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. All the boys ran into the classroom and shut the door tight. The best granted and wandered about, pulling out of the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flooding the drum kept for water.
and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब वो शहर में हाथी आया तो आने के बाद वो चारों तरफ तबाही किया, माचिस के तिल्लियों की तरह सब कुछ बिखेरना शुरू कर दिया। जो भी सड़क के किनारे ठेले लगे हुए थे जिससे कि फल, अलग अलग तरह के मटके और अन्य सामान बेचे जा रहे थे, उन सब को कुचलते हुए ये आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। लोग इसको देखकर बहुत घबरा जाते हैं, दौड़ने लगते हैं और दौड़कर छिप जाते हैं घबराकर। और उसी समय वो हाथी एक दीवार तोड़कर विद्यालय के अंदर यानी कि स्कूल के अंदर प्रवेश कर जाता है। वो जैसे ही प्रवेश करता है तो बच्चे जो ग्राउंड में खेल रहे थे, इतने भयानक विशालकाय पागल हाथी को देखकर वो सभी अपने क्लास में चले गए और अपने गेट को बहुत अच्छे तरीके से बंद कर लिया। वो जो बड़ा सा हाथी था वो यहाँ वहां फुटबॉल पोस्ट को उखाड़ते हुए, जो भी ड्रम में वाटर रखा था उसको रौंदते हुए, जो वॉलीबॉल का नेट था उसको फाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ता है। जितने भी अध्यापक गण थे वो लोग भी वहां से निकलकर छत पे चढ़ के सारे जो विनाश लीला हाथी के द्वारा चल रहा था, हाथी जितने भी वस्तुओं को बर्बाद कर रहा था, इन सबको चुपचाप छत से देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि नीचे कोई भी ना हो, जितने भी लोग हैं यानी वो कहते हैं नीचे एक भी लोग नहीं था, एक भी आत्मा मतलब कि कोई भी इंसान नीचे खड़े होकर उन सारी चीजों को नहीं देख रहा था। सब लोग वहां से घबराकर भाग चुके थे और ऐसा लगा था जैसे कि देखते ही देखते यहाँ के जितने लोग हैं वो सब गायब हो गए। हाइवर स्टडी अभी अपने पे आते हैं, अपने पे आएंगे और अपनी काफी तारीफ करेंगे, कैसे इन्होंने हाथी को मारा, पीटा, भगाया, ये सारी चीज यानी कि खुद की तारीफ ये खुद से करेंगे। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what come over me. Suddenly, I grabbed a cane from the hand of one of the teacher and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening. अब क्या होता है, अभी अपनी तारीफ करते हैं। कहते हैं उस समय मैं एक जूनियर क्लास में पढ़ रहा था और मैं वहां पढ़ते हुए रूफटॉप से सारा ड्रामा देख रहा था। उसके बाद कहते हैं मैं नहीं जानता कि अचानक से मुझे क्या हुआ। मैं तुरंत एक अध्यापक के हाथ से एक छड़ी लिया और नीचे की ओर सीढ़ी की सहायता से दौड़ के चला गया। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि जो हाथी था वो बहुत तेजी के साथ, बहुत गुस्से के साथ घुर्रा रहा था। साथ ही साथ वो अपने सूंड में एक शाखा को यानी कि ब्रांच को भी उखाड़ के पकड़ा हुआ था। वो मुझे देखता है तो अपने पैर को मारने लगता है। जैसा देखते हैं हाथी या फिर शेर या फिर कोई भी जानवर दौड़ने से पहले अपने पैरों को काफी ज्यादा सहलाते हैं, मिट्टी के साथ दबदबाते हैं ताकि वो ग्रिप बना पाए, वो दौड़ सके, भाग सके। और इन सारी चीज को देखकर वो कहता है उस समय काफी भयभीत यानी कि डर भी प्रतीत हो रहा था। But I moved slowly toward it, stick in hand. People were watching the scene, hypnotized from nearby housetop. The elephant looked at me, red-eyed, ready to rush toward me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward and, mustering all my force, wagged its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment when it shivered from head to foot and collapsed. अब क्या हुआ? अब ये कहते हैं कि देखते ही देखते जब मैंने देखा तो मैं भी डरा नहीं, उस स्टिक को लेकर उसके तरफ बढ़ रहा था। हाथी भी मुझे देख रहा था और हम दोनों को अगल बगल जो भी लोग थे वो नजारा देख रहे थे आखिर वहां हो क्या रहा है। एलिफेंट जो कि काफी गुस्से के साथ मेरी तरफ देखा, अपने पूरे मजबूती के साथ वो आगे बढ़ा और जैसे ही वो आगे बढ़ा तो मैं भी उसके पैर के उंगली पे एक चोट मारा, बहुत ही हिम्मत करने के बाद, बहुत ही जुनून के साथ, और उसके बाद उसकी बॉडी वहीं पे सिकुड़ गई, कांप गई और वो वहीं पे गिर गया, धराशायी हो गया। At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, "I will be back after lighting the gas and warming of the dinner." उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ईश्वरन इस कहानी को बीच मझधार पे छोड़ के चले जाते हैं और वो कहते हैं मैं अभी तुरंत डिनर गर्म करने के लिए गैस जला के वापस आता हूँ। Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging.
और महेंद्र जो कि इतने शिद्दत के साथ कहानी को सुन रहे थे वो अब बीच मध्याह्न में लटक चुके थे। When he returned, Ishwar would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. When a veterinary doctor was sworn to revive the animal, Ishwar struck casually. 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. जब वो वापस आया तो फिर वो उस कहानी पे नहीं पहुंचा, वो किसी और बात को करना शुरू कर दिया। तब महेंद्र कहते हैं कि अभी भी आपका जो कहानी है वो पेंडिंग में है, इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष नहीं निकला है। और इस बात को सुनने के बाद तो वो भी कहते हैं हाँ तो क्या, वो वहीं पे गिर गया था और फिर लोगों ने वहां पे डॉक्टर बुलाया, उसका ट्रीटमेंट हुआ और 2 दिन के बाद वो ठीक हो गया, माहौत आके अपने हाथी को लेकर चले गए, कहानी खत्म। ऐसी बातें वो वहां पे कह देते हैं। क्या कहते हैं कि झकझोरते हुए कहता है, अचानक से कहा 2 दिन बाद माहौत आया और आने के बाद अपने हाथी को लेकर चला गया। यानी कि अभी भी अब इनके पास कोई वर्ड नहीं था कि और ज्यादा सरप्राइज वे में अपने कहानी के कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को निकाल सके। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? अब ईश्वरन तुमने यह कैसे किया, ऐसा महेंद्र पूछते हैं। वो कहते हैं तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने इतने बड़े जानवर को धराशायी कैसे कर दिया। It has something to do with a Japanese art. I think it's karate or jiu-jitsu. It is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system. You see. और वो कहता है, काफी भाव में कहता है, और क्या कहता है, वो कहता है इसे ये जापानी आर्ट है, इसको हम लोग कराटे और जू जिट्सू के भी नाम से जानते हैं। इसको मैंने बहुत पहले पढ़ा था और ये एक ऐसा चोट था जो कि बॉडी के नर्वस सिस्टम को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है, बिल्कुल ही स्थगित कर देता है, रोक देता है, ऐसा वो कहता है। Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening it because of the inimitable way in which it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of TV in Mahend's living quarters. अब क्या होता है, कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि ईश्वरन अलग अलग प्रकार के साहसिक और डरावने कहानी को ना सुनाए। प्रत्येक दिन वो अपने मन से गत कर अलग अलग प्रकार की कहानी को सुनाते थे और महेंद्र भी आराम से वहां पे उस कहानी को सुनता था। चाहे वो कहानी विश्वसनीय हो या फिर ना हो, इस बात को नहीं कहा जा सकता, लेकिन महेंद्र आराम से उस कहानी को सुनते थे। इसलिए एक कहानी में रोमांच जो था वो तो था ही, साथ ही साथ ईश्वरन के अंदर जो बताने की कला थी, जो कूद फान कर बताते थे, इस चीज को वो काफी लाइक करते थे। और साथ ही साथ टीवी की अनुपस्थिति में, यानी कि वहां पे कोई भी टेलीविजन नहीं था कि महेंद्र अपने समय को काट सके, तो टीवी की जगह पे ईश्वरन अपना कहानी सुनाते थे और आराम से ये दोनों लोग एंजॉय करते हुए अपने समय को काट लेते थे। One morning, when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirit of our ancestors today, sir." अब एक सुबह क्या हुआ, एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने ऑफिस को निकल रहे थे तो ईश्वरन उनसे पूछता है सर, क्या मैं आज आपके लिए एक अलग सा स्पेशल डिनर बनाऊं? क्यों भाई? तो इसलिए क्योंकि आज का दिन, यानी कि जो आज का दिन है वो काफी ऑस्पिशियस है, शुभ है। यानी कि हमारे पौराणिक यानी परंपरा के तहत ऐसा माना जाता है कि आज के दिन हम अलग प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपनी पूर्वज के आत्माओं को भोजन कराते हैं, ऐसा वो कहता है। इन दिनों पूर्वजों की आत्मा हेतु विभिन्न व्यंजन तैयार किया जाता है। यानी कि वो कहते हैं कि आज रात में ऐसा डिनर बनाऊंगा और इसलिए स्वादिष्ट डिनर बनाऊंगा, काफी अलग बनाऊंगा, क्योंकि पौराणिक परंपरा के अनुसार आज वो शुभ दिन है जिस दिन जितने भी लोग होते हैं वो अपने पूर्वजों को भोजन कराते हैं, पूर्वजों की आत्मा को भोजन कराते हैं। अब यहाँ से कुछ डरावना सीन शुरू होगा और यही इस चैप्टर का एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skill. He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. अब क्या हुआ? अब ये होता है कि उस रात महेंद्र काफी अच्छे से, काफी मजे के साथ डिनर करते हैं
और उसकी काफी तारीफ करते हैं कि उसका कितना अच्छा कुकिंग स्किल है, जिसका प्रयोग करके उसने इतना अच्छा डिनर बनाया। लेकिन देखते ही देखते ये जो टेस्टी डिनर था, ये जो शुभ अवसर था, इसमें ईश्वरन सुपर नेचुरल पावर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कि मनो मस्तिष्क में एक विचार आता है और वो शक्तियों का स्मरण, मतलब कि अब वो इस ट्रीट्स के बारे में बताना शुरू कर देंगे। यू नो सर, दिस entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started. Mahendra was judged out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying. अब क्या हुआ? अब कहते हैं, आप जानते हैं सर, जिस जगह ये कंपनी बनी हुई है, फैक्ट्री बन रही है, और जिस जगह पे हम हैं, वो आज से बहुत समय पहले यहाँ एक शमशान घाट हुआ करता था, और अब इसी शमशान घाट पे इतनी बड़ी फैक्ट्री लग रही है। अब जाहिर सी बात है कि तुम इतना स्वादिष्ट भोजन करोगे, वो भी रात के समय, और उस स्वादिष्ट भोजन करते समय अचानक से कोई आपको इतना डरावना बात बता दे कि आप जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह पहले कभी शमशान घाट हुआ करता था, तो किसी की भी रूह कांप जाएगी, और वो भी क्या होते हैं, डर जाते हैं। जो कि डिनर करने के बाद काफी सेटिस्फाइड थे और वो डर चुके थे, डरने लगे थे। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वर कंटिन्यू, अभी भी चुप नहीं हुआ, अभी बोले जा रहा है, और महेंद्र का हालत करा रहा है। कैसे भाई? वो कहते हैं, मैं जानता था क्योंकि पहले दिन ही मैंने यहाँ पे एक मानव के खोपड़ी को देखा था, ह्यूमन स्कल को देखा था, साथ ही साथ और भी तमाम हड्डियां मैंने यहाँ पे देखा था। और ऐसे वो बोलता रहता है, कंटिन्यू अपनी कहानी बताता रहता है। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fortress in its arm. अब वो अपना कहानी जारी रखा। वो कहता है कि उसने एक रात भूत देखा था, भूत पिशाच देखा था। श्रीमान वो कहता है कि मैं उतने आसानी से डरा नहीं, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। लेकिन फिर भी वो बताता है कैसे वो अर्धरात्रि के समय वहां पे एक भद्दी आकृति वाली, गंदे बालों वाली, झुर्रियों वाले चेहरे के साथ एक बुरी आत्मा को वहां पे देखा था। और ऐसा कहते हुए वो अपनी कहानी को बताता है, और फिर कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो मैं भयभीत भी हो चुका था, यानी मैं डर चुका था। सोचो महेंद्र का क्या हुआ होगा। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Iswaran. There are no such things as ghost or spirit. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. और महेंद्र कांप गए। महेंद्र जो कि इतना टेस्टी भोजन कर रहे थे, और वो डर गए। वो तुरंत डांटते हुए उसको रोक देते हैं और कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी भूत प्रेत नहीं होता, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कल्पना है, तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा ही तुमको दिखाई पड़ता है। और फिर वो कहता है कि जाओ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ अपने ब्रेन का भी चेकअप कराओ, क्योंकि तुम यहाँ पे बिल्कुल बकवास की बातें कर रहे हो। He left the room and retired for the night, expecting Iswaran to sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cuckoo as cheerful, as talkative as ever. अब क्या होता है, जब वो अपने कमरे, ऐसा डांटते हुए उसको अपने कमरे में चले गए, तो उनको लगा था कि कुछ दिनों के लिए ये ऐसी बकवास वाली बातें नहीं करेगा। लेकिन जब वो अगले दिन ईश्वरन को देखते हैं तो वो अभी भी उसी अंदाज में बात कर रहा था जैसे कि पहले, अर्थात कि इनको लगा था कि शायद मैंने डांटा है तो उसको बुरा लगाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shape in the vicinity. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory mills away. अब इस कहानी को सुनने के बाद महेंद्र के मन में हलचल सा हो गया था। महेंद्र डर चुके थे और कई दिनों तक वो उदास ही रहे। वो लगातार प्रयास करते थे कि अपने विंडो से बाहर देखते थे कि कहीं आसपास कोई वैसी ही काली छाया ना दिखे। जब वो झांकते थे तो उनको दूर दूर तक कोई भी चीज, ऐसी चीज नहीं दिखती थी, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ
कई मीलों तक दूर फैक्ट्री में जो फैक्ट्री में चलने वाले लाइट्स थे, यही सारी चीज वहां पे दिखाई पड़ते थे। यानी कि अभी भी जो ये डरे हुए थे और डरने के बाद इनको असुविधा लगा था, अपने रूम में डर लग रहा था, इसमें कौन सी बात, डर लग रहा था। और जब वो विंडो से बाहर देखते थे कि शायद ऐसा कुछ हो या ना हो, तो उनको दूर दूर तक कोई चीज दिखाई नहीं देता है, और जहां कहीं भी वो देखते हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के लाइट्स वगैरह यही सारी चीजें दिखती हैं। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon night, but after hearing his stories of the female ghost, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full. उनको काफी मजा आता था जब चंद्रमा पूरे अपने आकार में निकलता था, और निकलने के साथ साथ जब वो चमकता था तो कह सकते हैं इनको बहुत मजा आता था, और ये उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। हो सकता है पूर्णवासी का चांद काफी प्रशंसा करते थे। लेकिन जब ईश्वरन के द्वारा उस भूतनी का कहानी ये सुन लिए थे, तो उसके सुनने के बाद अब इनकी हिम्मत नहीं थी कि वो पूर्णवासी की रात में जो चांद निकलता है उसकी प्रशंसा करें और विंडो से बाहर उस चांद को देखें। काफी डर चुके हैं। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for miles, but the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his head. But the wailing became louder and less feline. He could not resist the temptation and even lowering himself to the lip of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अब क्या हुआ, एक रात महेंद्र अचानक अपने नींद से जग गए। वो नींद से जग गए क्यों? क्योंकि बाहर उनको कुछ आवाज सुनाई दिया, भद्दा आवाज सुनाई दिया। उनको लगा कि शायद कोई बिल्ली चूहे को पकड़ रही हो, लेकिन देखते ही देखते वो आवाज बदलता रहा, यानी कि कुछ अलग प्रकार का आवाज आया, और इनके मन में ये बात आया कि अब इनको देखना चाहिए। और जब हिम्मत करके ये विंडो से बाहर की ओर देखे, तो विंडो से बाहर की ओर देखे और बाहर देखा, इन्होंने क्या देखा, अब देखो। There, not too far away, was a dark cloudy from clutching a bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. जब वो बाहर देखे तो बाहर उन्होंने क्या देखा, एक काली छाया एक छोटी सी गठरी पकड़े हुए खड़ी थी, और इसको देखकर उनका काफी हालत खराब हो गया, पसीना से लथपथ हो गए। जैसे ही उन्होंने उस काली छाया को देखा तो ये तुरंत अपने बिस्तर पे गिर पड़े, और गिरने के बाद ये सोचने लगे, और फिर अंत में निष्कर्ष क्या निकला कि इन्होंने इस चीज का कारण यही बताया कि अलग अलग प्रकार की जो चीजों को मैं सोच रहा हूँ, कहीं ना कारण इन डरावने चीजों के सोचने के कारण ही हमारे सामने इस प्रकार की काल्पनिक चीजें आ रही हैं, ऐसा महेंद्र सोचने लगते हैं। अब क्या होता है, अब आगे ये होता है, by the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. अगले दिन क्या होता है, अगली सुबह वो अर्ली जगते हैं और नहाने के बाद वो अपना नाश्ता करते हैं और अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। और जो पिछले रात की घटना थी ये इनके मनोमस्तिष्क से निकल चुका था, क्योंकि मैंने अभी बताया निष्कर्ष इन्होंने यही सोचा था कि जो मैं सोच रहा हूँ, और ऐसा होता भी है, हम जो सोचते हैं कहीं ना कहीं हमारे सामने वही सारी चीजें दिखाई भी पड़ने लगती हैं। हम जो सोचते हैं वही सारी चीजें दिखाई देती हैं, और अक्सर हमारे साथ जब भी बुरा होता है तो हमें लगता है कि ये सोचने का नहीं हो रहा है, बल्कि ये होना तय था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो सोचोगे वैसा ही दिखाई पड़ता है। अगर आप समय में गुजर रहे हैं और डरावनी चीज सोचने लगे तो हमें लगेगा कि शायद हमारे पीछे से कोई आ रहा है, हमारे बगल में कोई है, हमारे सामने से कोई है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इमेजिनेटिव होती हैं, ये इमेजिनेशन है। तो ये अगले दिन तैयार होकर ऑफिस को जाने वाले थे। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन जो है वो गेट पे खड़ा था, जिसमें वो लंच का पैकेट और उनका बैग लेकर खड़ा हुआ था। Just as Mahendra was stepping out, Ishwan grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room." अब वो कहते हैं
तुरंत ईश्वरन जब लंच और बैग देने वाला था तो कहता है, सर याद करिए जब मैंने आपको कहा था उस डरावनी चुड़ैल के बारे में, भूतनी के बारे में, तो आप मुझ पे काफी गुस्सा हुए थे और आपने मुझसे कहा था ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कल्पना का ही निष्कर्ष है, यानी काल्पनिक चीजें हैं जो कि तुम्हें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन कल की चीजों से मैं भी वाकिफ हूँ, कैसे आप पसीने से लथपथ थे और कैसे आप डरे हुए थे, क्योंकि वहां पे जो भी आपके कमरे से आवाज आ रही थी उस आवाज को सुनकर मैं जग चुका था और मैं भी वहां पर देखने के लिए आया था। अब देखो आगे क्या होता है। A chill went down Mahendra's spine। अब इस बात को सुनते ही महेंद्र कांप जाते हैं, उनके शरीर ठंडा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे जमीन खिसक गया हो। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence। वो ईश्वरन के वाक्य को पूरा होने का इंतजार नहीं करते हैं, यानी कि अभी आधा अधूरा बात ही सुनते हैं, तभी वो he hurried away to his office and handed in his paper resolving to leave the haunted place the very next day। वो बिना बात सुने हुए तुरंत ऑफिस जाते हैं, जो भी पेपर उनके हाथ में था अपने ऑफिस में वो सबमिट करते हैं और फिर दूसरे दिन ही वो उस अड्डे से अपने आप को उठा लेते हैं, यानी कि वो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। अब आप सोचो कि आखिर वो कोई भूतनी थी या फिर ईश्वरन ही वहां पे खड़ा हुआ था। अब इस बात को सोच सकते हैं और ये बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी जो कुछ भी आप सोचोगे हमेशा आपके साथ वही होगा। इसीलिए हमेशा रात में सोने के पहले 10 से 15 मिनट तक सुबह से लेकर शाम तक जितने भी सकारात्मक कार्य आपने किया है उसको सोचो और फिर आप अपने नींद को लो, और जब सुबह आप जगोगे तो देखना आपका सुबह बहुत ही ब्राइट होगा, आप अच्छे तरीके से फुल एक्टिविटी के साथ, फुल एक्टिवनेस के साथ अपने दिन को व्यतीत करोगे। इसीलिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड everything will be positive with you। That's all for today। Thank you so much।